Good morning student, a very good morning to all of you, and from today we are going to start the chapter number 1 of civics. अभी तक आपने मेरे ख्याल से हिस्ट्री का एक आधी चैप्टर पढ़ लिया होगा, है ना। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का पोर्शन एंड द चैप्टर नंबर 1 इज़ ऑन इक्वलिटी। फाइन, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनो, बुक्स खोलकर बैठो, क्योंकि सिविक्स अच्छा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसके बारे में इससे आपको आपके सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है कि गवर्नमेंट किस किस तरीके के रूल्स बनाती है। जैसे आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है बाहर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है एक्चुअली बाहर, किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, है ना। तो सिविक्स में हम वो सब कुछ पढ़ते हैं जो आपसे ही रिलेटेड होता है। वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द सोसाइटी, अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसमें पॉलिटिकल भी हो सकता है, ठीक है ना, सोशल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, इसीलिए उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर सिविक्स बुक एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑन इक्वलिटी। ठीक, ऑन इक्वलिटी का मतलब क्या समझे कि हम बराबरी के बारे में बात करेंगे। बराबरी किस टाइप की बराबरी, किस टाइप की इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स होता है, देखिए हम सब इंडियंस हैं, हम सब इंडिया के सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स होता है देश में रहने वाले लोग, नागरिक जिनको कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इंडियंस हैं सभी, तो हमारे को सेम राइट्स मिलने चाहिए। सही, सेम राइट्स मिलने का मतलब जानते हो, हमारे पास सब काम करने का इक्वल राइट होना चाहिए। सब लोग सब तरीके के काम करने के लिए फ्री होने चाहिए, ठीक है। और हमारी कोई ड्यूटीज़ भी होती हैं, वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब कैसे इक्वल कैसे नहीं होती हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने कभी सुना है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग, कास्ट सिस्टम होता है, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है ना, और ये सिख है, कोई क्रिश्चियन है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान किसे कहते हैं, संविधान होता है a group of some rules which we all have to follow equally। समझे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसके हिसाब से सारे सिटीजन्स को एक तरीके से बिहेव करते हुए, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस देश के अंदर रहना है। तो दैट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्वलिटी होता क्या है। ठीक, अब आपने कभी सोचा है कि जब हमें कहीं घूमने जाना होता है, तब हम क्या ये सोचते हैं कि भाई ये हिंदू है इसीलिए ये जा सकता है, मुस्लिम है तो नहीं जा सकता है। देखो, वो हमारी खुद की चॉइस है कि जब जनरली जो हिंदूज़ होते हैं वो मंदिरों में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, और मुस्लिम्स जो होते हैं वो मस्जिद और दरगाह में जाते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं, सिख होते हैं वो गुरुद्वारों में जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई रोक नहीं है, अगर कोई मुस्लिम मंदिर में जाना चाहता है तो ही इज़ फ्री टू गो इन टू द टेम्पल। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू गुरुद्वारे में जाना चाहता है तो ही इज़ फ्री टू गो देयर, उसके बीच में कोई रोक नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, आपने कभी सुना होगा कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, है ना। जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गांव वगैरह होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, उसमें ये सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको पता चलेगा कि नहीं, आप अपर कास्ट वाले हो, आप लोअर कास्ट वाले हो, ठीक है ना, उससे बात करना है, उसके साथ खाना नहीं खाना है। तो ये एक अनइक्वलिटी होती है। अभी मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगी चैप्टर की, पहले मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनो कि इस तरीके की जो बातें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अनइक्वलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो शहरों में भी, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें भी कई बार कई जगह हमें अनइक्वलिटी देखने को मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक। तो अब हम आते हैं कि भाई इक्वलिटी होती क्या है। तो इक्वलिटी, फिर जब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ऐसे तो झगड़े होंगे, होते भी हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, तो उसमें क्या किया गया, उसमें कुछ रूल्स बना दिए गए, और वो रूल्स सबको फॉलो करने होते हैं, चाहे अपर कास्ट का हो बंदा, चाहे लोअर कास्ट का हो कोई इंसान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो,
ठीक है। बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एन इंडियन एंड देन यू आर अ हिंदू मुस्लिम एंड वॉट एवर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी बने रहो, लेकिन सबसे पहले यू आर एन इंडियन एंड यू हैव टू फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स। गेटिंग? तो अब क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी ये सब, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए हैं उसके साथ साथ और क्या क्या करती है गवर्नमेंट ताकि इक्वलिटी बनी रहे, इक्वलिटी बनाने की ज़रूरत क्या है, और इसके अलावा एक और बात कि रूल्स तो बना दिए, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या इक्वलिटी फॉर्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट और क्या क्या करती है, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले बुक और पेन या पेंसिल हाथ में होनी ही चाहिए, ठीक है। ओके, हम इसको पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम रीडिंग लगाएंगे और जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे आप उसको वहीं पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा और उसका मीनिंग लिख दीजिएगा, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम समझते जाएंगे चैप्टर को। अब आपको ये तो समझ आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसका मीनिंग क्या है और उसको एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, वो हम अब चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग, यू ऑल्सो गो विथ मी। सो गेट गोइंग। While playing in the park, Samyak saw a man shouting at the guard for being ignorant about the stray dogs entering the park. Few minutes later, Samyak saw the same man talking in a very polite manner to his fellow people. He wondered how the behavior of a person could be different for different people. देखो, एक पार्क में सम्यक नाम का एक इंसान था, कोई सम्यक नाम का एक बंदा था, ठीक है। और उसने गार्ड को बहुत ज़ोर से डांटा, बहुत गुस्से में डांटा, क्योंकि कुछ कुत्ते, कुछ डॉग्स जो थे वो उस पार्क में घुस रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद सम्यक ने क्या देखा कि वही जो आदमी था, वो सम्यक ने देखा कि वो जो आदमी है वो दूसरे किसी आदमी से बड़े प्यार से बात कर रहा है। तो सोच में पड़ गया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा किसी आदमी से बहुत गुस्से में बात कर रहा है और दूसरे ही मिनट में वो दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों, ठीक है। अच्छा, तो इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं और इंडिया एक डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास वर्ड आया था वो इक्वलिटी आया, उसके बारे में आपको समझ आया। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? सब लोग वोट देने जानते हैं, वोट देने जाते हैं मम्मी पापा लोग। जो भी 18 ईयर्स के ऊपर होता है, 18 ईयर्स से ज़्यादा होता है, वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हम वोट क्यों देते हैं। एक्चुअली हमारे इंडिया में या इंडिया जैसे और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, या हम इसको प्रजातंत्र भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता क्या है? लोकतंत्र का मीनिंग होता है जहाँ पर गवर्नमेंट कौन चुनता है, कौन इलेक्शन देता है? जनता। सिटीजन्स जो होते हैं वो वोट देते हैं और वो ही गवर्नमेंट में लोगों को लेकर आते हैं, अपनी पसंद के लोगों को, ठीक है। और फिर वो गवर्नमेंट लोगों के साथ हर चीज़ डिस्कस करती है, हर चीज़ उसको बताई जाती है, तब कोई डिसीज़न लिया जाता है। आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे, ठीक है ना, और वो अपने डिसीजंस बस अपने मंत्रियों से पूछ के ले लेते थे, ठीक है। उसमें जो नॉर्मल सिटीजन्स होते थे, जो लोग होते थे, उनको कुछ खास उनकी एडवाइस नहीं ली जाती थी, ठीक है। लेकिन आजकल आप देखते हो
टीवी में हर चीज़ डिस्कस की जाती है, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, क्या नहीं लिया, ठीक है ना। अगर किसी ने, चाइना ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया था तो भी हमें सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है। कोरोना के लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कौन से स्टेट में कोरोना कंट्रोल हो गया है, कौन से स्टेट में कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये सारी की सारी नॉलेज हमारे को दी जाती है। कोई भी बात छुपाई नहीं जाती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री ने अपने आप ही कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। तो सब कुछ सिटीजन्स को बताया जाता है। सिटीजन्स फिर अपना वोट वगैरह देकर अपने मनपसंद कैंडिडेट को चूज़ करते हैं और फिर गवर्नमेंट बनती है। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कि हिंदी में लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, जहाँ पर कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स आपस में काफ़ी मिलके काम करते हैं, ठीक है ना। उनके बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक। तो इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी सिस्टम होता है उन कंट्रीज़ को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो इंडिया इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के कुछ अपने रूल्स होते हैं। वहाँ पर सबसे पहला रूल होता है इक्वलिटी का, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इक्वलिटी होती है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कंट्रीज़ में किसी भी सिटीज़न के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, ठीक है। कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं और कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं। अब आप देखते हो जब हम वोटिंग देखते हैं, वोट देने जब लोग जाते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सब वोट दे सकते हैं, ठीक है। और सबकी वोट की एक जैसी वैल्यू होती है, ठीक, क्योंकि एक सिस्टम चलता है, वन मैन वन वोट। मैन इन द सेंस सभी सिटीजन, उसमें औरतें, आदमी, सभी लोग होते हैं। मैन मीन्स नॉट ओनली मैन बट विमन ऑल्सो। तो उसको कहा जाता है ऐसा कि वन मैन वन वोट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में एक इक्वलिटी तो ये है कि एवरीबडी कैन वोट, और उसका जो वोट होगा वो इक्वल वैल्यू रखेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू ने दिया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मुस्लिम ने दिया तो उसकी वैल्यू कम है, या फिर कोई लोअर कास्ट का बंदा है उसकी वोट की वैल्यू नहीं है, उसके वोट को गिना नहीं जाएगा या फेंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किसी ने भी वोट दिया है अगर, तो उसकी सेम वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरी बात, हमारे देश में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो कास्ट सिस्टम का आता है, क्योंकि हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग होते हैं। पढ़ा है ना हमने कि हमारे देश में सारे रिलीजन्स के लोग मिलेंगे आपको, ठीक। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी कि भाई जब सारे रिलीजन के लोग हैं तो सारे रिलीजन के लोगों को राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए। अधिकार, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, है ना। कोई भी काम करने के लिए उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक। तो अभी आप देखते हो आपकी क्लास में कुछ हिंदूज़ भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है। सभी धर्म के बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। अच्छा, अब वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप किसी गुरुद्वारे में जाना चाहते हो कि नहीं जाते हो, मंदिर में जाना चाहते हो, लेकिन फ्री हो। गवर्नमेंट की तरफ से आप फ्री हो। अगर आप मुस्लिम हो और आप किसी मंदिर में जाना चाहते हो तो आप फ्री हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। वो आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दिस इज ऑल्सो एन इक्वलिटी, फाइन। अच्छा, थर्ड होता है अपर कास्ट लोअर कास्ट। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में कुछ अपर कास्ट के लोग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, और इसके अलावा वैश्य मीन्स होते हैं बनिए, जो बिजनेसमैन्स होते थे पहले के, ठीक है। और एक होते थे शूद्र, जिसमें कि लोअर कास्ट के लोगों को माना जाता था। दैट्स मीन्स कास्ट सिस्टम हुआ करता था पहले, जिसमें अपर कास्ट होती थी और लोअर कास्ट होती थी। अपर कास्ट में होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यानी कि ब्राह्मण कौन लोग होते थे? पंडित वगैरह, जो कि भगवान की पूजा किया करते थे और पूजा पाठ के फेस्टिवल्स और सेरेमनीज अरेंज किया करते थे। और दूसरे होते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब सोल्जर्स, राजा और उसके देखे थे ना सेनापति, और देखी होगी आपने हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो कि लड़ाइयाँ होती थी, अटैक किया करते थे एक दूसरे के ऊपर। ऑल दोज पीपल वर नोन एज क्षत्रिय। थर्ड होते थे वैश्य, मीन्स बनिए, या फिर हम कह सकते हैं मर्चेंट्स, जो कि ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, है ना। तो जैसे आज भी बिजनेसमैन होते हैं, उस वक्त उनको क्षत्रिय कहते थे। और जो फोर्थ ग्रेड होती थी वो होती थी शूद्र। शूद्र का मीन्स होता था लोअर कास्ट के लोग, जो
कि छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे साफ़ सफाई करना, दूसरों के घर की साफ़ सफाई करना, है ना, और लैट बाथ साफ़ करना और कचरा उठाना। तो इस तरीके के जो लोग होते थे उनको लोअर कास्ट के लोग बोला जाता था। बहुत सारे राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में नहीं जा सकते थे, वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे, उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं था, वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। पर ये तो गलत था, है ना। और जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो उनके साथ बहुत गलत बिहेवियर करते थे। तो उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था, उनको कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, कोई मार्केट है ना, या फिर कोई भी चीज़ जो पब्लिक प्लेस होती वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। तो दिस वॉज अ ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन। और इसके कारण क्या होता था, ये गलत क्यों था, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि कोई लोअर ग्रेड का बच्चा हो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कुछ बन सके, है ना। तो उससे क्या होगा, आप जब उसको पढ़ने ही नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सोचा और उन्होंने फिर ये रूल्स बनाए कि भाई ऐसे नहीं होगा, हमारे देश में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा, हमारे देश में सब लोग इक्वल होंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर पढ़ना चाहेगा तो उसको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर कम इन द टॉपिक ऑफ इक्वलिटी। हमारी बुक में एक छोटी सी कहानी दी गई है, एक स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बच्चा हुआ करता था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो शेड्यूल कास्ट का था, जो लोअर ग्रेड के या लोअर कास्ट का बच्चा था। जब वो स्कूल में पढ़ने गया तो बाकी टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने और बाकी अपर कास्ट के स्टूडेंट्स जो थे ना, उन्होंने उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया, उसको पढ़ाई नहीं करने दी, बल्कि उसको बोला कि जाओ सारा स्कूल में झाड़ू लगाओ और प्लेग्राउंड भी साफ़ करो। लेकिन जब ऐसे बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन तक वो ये करता रहा, लेकिन उसके बाद जब एक दिन उसके फादर आए तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वो अपने बेटे को लेकर चले गए वहाँ से। और उसके बाद, लेकिन वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट था, वो बाद में बच्चा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कैसे भी उसने दूसरे किसी स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई करी, उसके पापा ने बहुत स्ट्रगल की और उसके बाद वो ही बच्चा बड़े होके क्या बना, एक फेमस राइटर बना। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्चुअली इज़ अ फेमस राइटर ऑफ दलित, ठीक है। दलित जो होते हैं, दलित का मतलब होता है छोटी कास्ट के, जो लोअर कास्ट पहले चला करती थी उन लोगों को दलित भी कहते थे। तो इन्होंने एक बहुत सारे राइटिंग्स लिखी हैं, ही इज़ अ ग्रेट राइटर। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है। ऑटोबायोग्राफी आप जानते हो, जब खुद के बारे में बुक लिखी जाती है, अगर कोई दूसरा आपके बारे में कोई किताब लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है, और जब आप खुद लिखते हो अपने बारे में तो वो ऑटोबायोग्राफी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने कितने कितने स्ट्रगल्स किए, और ही बिकेम अ ग्रेट राइटर, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि अगर उस बच्चे के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अगर उसको पढ़ाई करने को नहीं मिलती, उसके पापा ने उसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया होता, तो क्या वो राइटर बन सकता था? नहीं बन सकता था। इसीलिए ही हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सारे कास्ट सिस्टम और ये सब चीज़ों को बंद कर दिया है। अब कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई अपर ग्रेड का नहीं है, कोई लोअर ग्रेड का नहीं है, ठीक। तो अच्छा, एक और चीज़ होती है सेक्युलरिज्म। तो हम एक और जो वो होगा, टर्म होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, ठीक है। ये सब अच्छे से समझ लो पहले, उसके बाद कॉपी में तो कर ही देंगे। अब एक और जो होती है वो होती है सेक्युलरिज्म। मैं पहले आपको ये पूरी कहानी इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी आराम से सुन लो मैं जो कह रही हूँ। तो सेक्युलरिज्म, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, और इसको अब सेक्युलरिज्म क्या होता है और सेक्युलर कंट्री क्या होता है वो समझो। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। जैसे कास्ट बंद कर दी गई है ना, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दिया गया कि अब कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा, उसी तरीके से रिलीजन के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप कई बार देखो
कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता। कुछ हिंदू कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में, हमारे देश में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या आप सिख हो, कोई भी हो, बट आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यू विल हैव द इक्वल राइट्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। हमारे देश में धर्म के कारण भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी होगा, उसको इक्वल राइट होगा। वो पढ़ाई कर सकता है, वोट दे सकता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, वो कहीं भी नौकरी लग सकती है। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यार मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स बनाए हैं, जिसके कारण सभी लोग अच्छे से रह सकें। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने रूल्स तो बना दिए, इसके अलावा रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो रूल्स बनाने के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। आपने सुना होगा मिड डे मील, है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में दिन में बच्चों को अच्छा टेस्टी और गरम गरम खाना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सब बच्चे लंच लाते ही हैं ना, पर एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत गरीब होते हैं, जो लोअर कास्ट वाले जैसे होते थे ना, जिनके पास बहुत गरीब होते थे और उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता, तो उन बच्चों को भी अच्छे से खाना प्रोवाइड किया जा सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील जैसे प्रोग्राम चलाए हैं। इससे बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब बच्चों को ये नहीं लगता कि यार स्कूल तो जाएंगे मगर भूख लगेगी तो पढ़ेंगे कैसे, तो जैसे लंच उनको भी मिल जाता है तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बच्चे एक्चुअल में इंटेलिजेंट होंगे उनको भूखे नहीं रहना पड़ेगा, वो आज पढ़ लिख सकते हैं, कल को वो अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो उनकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। प्लस अगर हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे तो हमारा देश की भी प्रोग्रेस होगी, इंडिया फिर एक बहुत अच्छे देश के हिसाब से जाना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कि गवर्नमेंट रूल बनाती है ताकि यहाँ पे सभी लोग बहुत प्यार से और अच्छे से रह सकें। और दूसरी बात, उन बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करती है ताकि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं वो आगे बढ़ सके। ठीक है ना, उनको कोई रोके नहीं ऑन द वे किस कारण कि वो किसी दूसरे धर्म के हैं या वो किसी दूसरी जाति के हैं। ठीक, तो अभी आप आज के लिए अभी इतना ही। कल मैं आपको और पढ़ाऊंगी कि अभी भी क्या हमारे देश में कुछ कुछ अनइक्वलिटी बाकी है और अगर है तो वो क्या क्या है और उसे गवर्नमेंट ने कैसे दूर किया है। ठीक है, तो आपको आज क्या क्या हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि और फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑन इक्वलिटी, मतलब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि इक्वलिटी क्या होती है। ठीक है ना, इक्वलिटी होती है समानता, मतलब ऑल आर इक्वल, नो कास्ट सिस्टम, नो रिलीजन सिस्टम, कोई रिलीजन या कोई कास्ट के कारण कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन मिलकर काम करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और हमने क्या पढ़ा, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा। अभी हमारी गवर्नमेंट ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया है। और सेक्युलरिज्म का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, किसी भी धर्म का हो सकता है इंसान, पर उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको मैंने पढ़ाई। वीडियो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। और अभी तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो, तो अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना चाहिए, तो यू जस्ट नोट इट डाउन इन योर बुक। पेंसिल से करो, अपनी बुक में यहाँ स्टार बना बना के लिखा करो। ठीक है, हर चीज़ के लिए नोटबुक में नहीं लिखना होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट और अच्छी लगती है तो आपको यहाँ पर स्टार बना के पूरी बुक को गंदा करने का पूरा राइट है। दिस इज़ ऑल्सो अ राइट, इक्वल राइट, है ना। तो ये भी इक्वलिटी का राइट है कि खूब किताब गंदी करो, मगर गंदी करने का मतलब ये नहीं कि उस पर कुछ भी गंदा करो। गंदा करने का मतलब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखो। दिस इज़ द वे ऑफ स्टडी।
जो अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो तुरंत वहाँ लिखते हैं। रीज़न, आप दोबारा जब भी पढ़ने बैठोगे ना तो मैडम की बोली हुई बात भूल सकते हो, लेकिन जब आप उसको लिख लोगे तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी और आपको वापस रिमाइंड हो जाएगी ना कि हाँ हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव लर्न टुडे एंड टुमारो आई विल हैव फर्दर डिस्कशन, और इस चैप्टर को भी हम रीड कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने अभी तक जो भी कहानी सुनी वही इसमें लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। ओके, अभी सिविक्स की एक अलग से कॉपी बनाओगे शायद, है ना, तो सिविक्स की अलग से कॉपी बना लो। अभी फ़िलहाल तो उसमें कुछ मत लिखना, बाकी जो होगा वो मैं बता दूंगी। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करो 7410816493। दिस इज़ माई नंबर एंड माई नेम इज़ प्रज्ञा गुप्ता। सेकेंडली, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब इसलिए नहीं कि वीडियो को लाइक करवाना है, वो इसीलिए ताकि तुम लोगों को वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे फ़ायदा है कि आपको वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी बार बार, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, फिर ढूंढते रहोगे, फिर मिलेगी नहीं, फिर टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि सब्सक्राइब करो, तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो बनाती हूँ मैं, आपके पास रेगुलर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड वी विल मीट टुमारो। फाइन, गुड डे।